नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन, युवावस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 4th नंबर क्वेश्चन है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? प्रारंभिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, प्रच्छन्न अव्यकृत समाजीकरण या सक्रिय समाजीकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कॉल्वर के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या दूरस्थ पारंपरिक चरण। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक चरण में। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? समायोजन, सामाजीकरण, आत्मसातकरण या संगठन। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मसातकरण, एज्यूमुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, संवेगी गामक या मूर्त संक्रियात्मक। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 8, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? जेरोम ब्रूनर, डेविड आशुवेल, रॉबर्ट एम गाइने, लेव वाइगोत्स्की। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलन क्रमादेश है, अधिगम एक क्रमबद्ध अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? ऑप्शन दिए हैं, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन,
मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जेंडर पक्षपात, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालक बालिकाओं को अलग अलग कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 13, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपनी पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन करना चाहिए। ऑप्शन डी है, पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, भाषिक, स्थानिक। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तु पूरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। आंसर है सहयोगी प्रायोजित कार्य। क्वेश्चन नंबर 16, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहान की योग्यता का मापन करना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 17,
शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्म पराजित लक्ष्य। आंसर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? विभेदन, मानकीकृत अनुदेशन, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अविचारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 4 सही होंगे, तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, एक स्वैर चिंतन वाले छात्र को आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए, सजा देनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, कथन दिया है, ए विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण दिया है आर, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं, सही हैं और सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 24, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक, संकल्पना मानचित्र। आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
कंसेप्ट मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 25, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। रूमी अपना गृह पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर टीवी देखने देंगे। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। अपनी परियोजना कार्य करने के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों को की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। ऑप्शन है ए, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, त्रुटियों को समझाना क्योंकि वे प्रश्न छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेधन और अभ्यास, संप्रति समझ। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास द्वारा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन 30, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना किसको बढ़ावा देने की एक विधि है? यंत्रवत अधिगम, प्रतिस्पर्धनात्मक अधिगम, अन्वेषित अधिगम या निर्देशात्मक अधिगम। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषित अधिगम डिस्कवरी लर्निंग को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।